नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग BA 6 सेमेस्टर राजनीति विज्ञान का जो दूसरा पेपर है, जिसका नाम है इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिक्स, उससे संबंधित एक सब्जेक्टिव मॉडल पेपर का अध्ययन करेंगे। आपका ये मॉडल पेपर कुल 3 खंड में विभाजित है, खंड अ, खंड ब और खंड स। एक एक करके यहाँ पर हम लोग तीनों खंडों का अध्ययन करेंगे। हम लोग जानेंगे कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है और इसका उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना होगा। पहला खंड अ है, इसमें आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 50-50 शब्दों में यहाँ पर देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न है, सार्क क्या है। सार्क क्या है, इसी के बारे में आपको बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि सार्क दक्षिण एशिया के 8 देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। यानी दक्षिण एशिया के जो 8 देश हैं वही मिलकर के एक क्षेत्रीय संगठन की स्थापना किए हुए हैं, जिसको सार्क के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी। इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान इसमें शामिल है। अफगानिस्तान सबसे अंतिम में इसमें शामिल हुआ था। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो सदस्य देशों के बीच आर्थिक विकास, सांस्कृतिक सहयोग और आपसी विश्वास को बढ़ाना है। इसका मुख्यालय जो है नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निःशस्त्रीकरण क्या है। निःशस्त्रीकरण क्या है आपको बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि निःशस्त्रीकरण का अर्थ है विनाशकारी हथियारों, विशेष करके परमाणु हथियार और रासायनिक शस्त्रों के उत्पादन को रोकना और मौजूदा हथियारों के भंडार को कम या समाप्त करना ही निःशस्त्रीकरण कहलाता है। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया में युद्ध की संभावना को खत्म करना है, तनाव को कम करना है और वैश्विक शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है, ताकि संसाधनों का उपयोग हथियारों के बजाय जन कल्याण में हो सके। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि नवशीत युद्ध क्या है। नवशीत युद्ध क्या है आपको बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि नवशीत युद्ध का तात्पर्य वर्तमान समय में महाशक्तियों, विशेष करके अमेरिका, चीन या रूस के बीच बढ़ते तनाव, आर्थिक प्रतिस्पर्धा और तकनीकी संघर्ष से है। यानी अमेरिका, चीन, रूस के बीच जो तनाव बढ़ रहा है, जो प्रतिस्पर्धा बढ़ रहा है, जो तकनीकी संघर्ष बढ़ रहा है, इसी को नव शीत युद्ध नाम दिया गया है। यह पुराने शीत युद्ध की तरह केवल सैन्य गठबंधन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें व्यापार युद्ध, साइबर हमले और भू राजनीतिक प्रभुत्व की होड़ शामिल है। इसका प्रभाव वैश्विक शांति और व्यापार पर सीधा पड़ता है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय शक्ति से आप क्या समझते हैं। राष्ट्रीय शक्ति से आप क्या समझते हैं बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि राष्ट्रीय शक्ति का अर्थ किसी देश की उस क्षमता और सामर्थ्य से है जिसके माध्यम से वह अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करता है और दूसरे देशों के व्यवहार को अपने अनुकूल प्रभावित करता है। यानी राष्ट्रीय शक्ति उस क्षमता को कहते हैं जिस क्षमता का प्रयोग करके कोई देश अपने उद्देश्य को पूरा करता है और दूसरे देशों के व्यवहार को अपने अनुकूल बनाता है। इसमें सैन्य बल, आर्थिक संपन्नता, प्राकृतिक संसाधन, जनसंख्या, तकनीकी और कुशल नेतृत्व जैसे तत्व शामिल होते हैं, जो एक राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावशाली बनाते हैं। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि आसियान का पूरा नाम लिखिए। आसियान का पूरा नाम आपको यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि आसियान का पूरा नाम दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। इसकी जो स्थापना है वो 8 अगस्त 1967 को हुई थी। यह 10 दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है जो सदस्य देशों के बीच आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, सांस्कृतिक सहयोग और क्षेत्रीय शांति व स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अगला खंड खंड ब है। इसमें आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 500 शब्द में यहाँ पर देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में खेल सिद्धांत की भूमिका की विवेचना कीजिए। यानी खेल सिद्धांत क्या है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने में, और खेल सिद्धांत के बारे में ही आपको यहाँ पर बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में खेल सिद्धांत एक ऐसा गणितीय और तार्किक ढांचा है जो यह समझने में मदद करता है कि विभिन्न जो देश हैं जिसको खिलाड़ी नाम दिया गया है, इस संघर्ष या सहयोग की स्थितियों में निर्णय कैसे लेते हैं। यह सिद्धांत मानता है कि राष्ट्र जो होते हैं वो तार्किक निर्णय लेते हैं और वे अपने लाभ को अधिकतम करने तथा नुकसान को कम करने का प्रयास करते हैं। इसकी मुख्य भूमिका निम्नलिखित है। अब कौन कौन सी भूमिकाएं निभाता है इसी के बारे में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे।
पहली भूमिका है निर्णय प्रक्रिया का विश्लेषण, यानी यह जो सिद्धांत है खेल सिद्धांत, यह निर्णय प्रक्रिया का विश्लेषण करता है। यह स्पष्ट करता है कि एक देश की विदेश नीति केवल उसके अपने निर्णयों पर नहीं बल्कि दूसरे देशों की संभावित प्रतिक्रियाओं पर भी निर्भर करती है। दूसरी जो भूमिका है वो है कैदी की दुविधा। इसको कैदी की दुविधा के नाम से जानते हैं। यह मॉडल समझाता है कि क्यों दो देश आपसी सहयोग के बजाय हथियारों के दौड़ में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि दूसरा पक्ष उन्हें धोखा दे सकता है। तीसरी जो भूमिका है उसको चिकन गेम कहा जाता है। यह संकट की स्थितियों, जैसे क्यूबा मिसाइल संकट हो गया, संकट की स्थितियों की व्याख्या करता है जहां दो राष्ट्र टकराव की ओर बढ़ते हैं और यह देखा जाता है इसमें कि कौन पहले पीछे हटता है। अगला जो योगदान है उसको निवारण और रणनीति कहा जाता है, यानी अगली जो भूमिका है वो निवारण और रणनीति की भूमिका है। परमाणु युग में खेल सिद्धांत यह तय करने में मदद करता है कि निवारण की स्थिति कैसे बनाए रखी जाए ताकि युद्ध को टाला जा सके। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आपको लिखना है कि खेल सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अनिश्चितता के बीच तार्किक भविष्यवाणियां करने और रणनीतिक स्थिरता बनाए रखने का एक सशक्त माध्यम है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं। उन निर्धारक तत्वों के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि किसी भी देश की विदेश नीति उसके राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने का साधन होती है। भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने वाले प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। एक एक करके उन तत्वों के बारे में यहाँ हम लोग जानेंगे। पहला तत्व है भौगोलिक तत्व। भारत की भौगोलिक स्थिति इसके विदेश नीति का सबसे बड़ा आधार है। उत्तर में हिमालय और तीन ओर से घिरा विशाल समुद्र भारत को जो है रणनीतिक महत्व प्रदान करता है। हिंद महासागर में अपनी केंद्रीय स्थिति के कारण भारत समुद्री सुरक्षा और व्यापारिक मार्गों पर विशेष ध्यान देता है। दूसरा जो निर्धारक तत्व है वह है ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत। भारत की विदेश नीति पर महात्मा गांधी की अहिंसा और बुद्ध के शांति के संदेशों का गहरा प्रभाव है। वसुधैव कुटुंबकम और पंचशील के सिद्धांत हमारी सांस्कृतिक जड़ों से ही निकले हुए हैं। अगला जो निर्धारक तत्व है वह है विचारधारा और गुट निरपेक्षता। स्वतंत्रता के बाद भारत ने किसी भी महाशक्ति न तो अमेरिका की तरफ गया न ही सोवियत संघ खेमे में शामिल हुआ, इसलिए उसने गुट निरपेक्षता का चुनाव किया। आज भी भारत रणनीतिक स्वायत्तता की नीति पर चलता है। अगली जो आधार है भारत की विदेश नीति का वो है आर्थिक तत्व। एक उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की विदेश नीति का लक्ष्य विदेशी निवेश को आकर्षित करना है, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना है। मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रम विदेश नीति को नई दिशा देते हैं। अगला तत्व देख लेते हैं जो विदेश नीति का निर्धारक है वो है राष्ट्रीय सुरक्षा। पड़ोसी देशों विशेष करके चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद भारत की विदेश नीति का एक संवेदनशील हिस्सा है। अपनी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना और आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक समर्थन जुटाना भारत की प्राथमिकता रही है। अगला जो आधार है वो देख लेते हैं। भारतीय विदेश नीति का जो अगला आधारक तत्व है वो है नेतृत्व और व्यक्तित्व। नेताओं के दृष्टिकोण ने भी विदेश नीति को प्रभावित किया है। नेहरू की आदर्शवादिता, इंदिरा की यथार्थवादी राजनीति और वर्तमान समय में बहुपक्षवाद व प्रभावी कूटनीति ने भारत के वैश्विक कद को बढ़ाया है। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आपको लिखना है कि भारत की विदेश नीति एक गतिशील प्रक्रिया है जो अपने स्थायी सिद्धांतों को बनाए रखते हुए बदलते वैश्विक परिवेश के साथ खुद को ढालती रहती है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियां क्या क्या रही हैं अब तक, इसी के बारे में आपको बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से की गई थी। पिछले 8 दशकों में इसकी प्रमुख उपलब्धियां निम्नलिखित हैं। एक एक करके उसके उपलब्धियों के बारे में हम लोग जानेंगे। पहली उपलब्धि है तीसरे विश्व युद्ध को टालना। संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही है कि इसने दुनिया को परमाणु युग में तीसरे विश्व युद्ध की विभीषिका से बचाए रखा है। शीत युद्ध के दौरान कई बड़े संकटों को कूटनीति के जरिए सुलझाने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरी जो योगदान है इसका वो है शांति स्थापना। यूएन ने दुनिया के विभिन्न संघर्ष क्षेत्रों जैसे कांगो हो गया, नामीबिया, कंबोडिया, साइप्रस में अपनी शांति सेनाएं भेज करके युद्ध विराम और शांति बहाल करने में सफलता पाई है। अगला देख लेते हैं। अगला है उपनिवेशवाद का अंत।
इसकी अगली उपलब्धि है संयुक्त राष्ट्र ने द्विऔपनिवेशीकरण की प्रक्रिया को तेज किया, जिससे एशिया और अफ्रीका के दर्जनों देशों को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। संयुक्त राष्ट्र की जो अगली उपलब्धि है वह है मानवाधिकारों की रक्षा। 1948 में यूएन के द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के माध्यम से यूएन ने दुनिया भर में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा के लिए एक वैश्विक मानक को स्थापित किया। अगला जो इसका है वो है सामाजिक और आर्थिक विकास। अपनी विशेषज्ञ संस्थाओं जैसे WHO हो गया, यूनेस्को हो गया, यूनिसेफ हो गया, इसके माध्यम से यूएन ने चेचक जैसी बीमारियों का उन्मूलन किया और साक्षरता व बाल कल्याण के अभूतपूर्व कार्य इसके द्वारा किया गया है। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आपको लिखना होगा कि यद्यपि वीटो पावर और कुछ संघर्षों को न रोक पाने के कारण इसकी आलोचना होती रही है, फिर भी मानवता की सेवा और वैश्विक सहयोग के लिए यह आज भी सबसे महत्वपूर्ण मंच है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अगला खंड 100 है। इसमें आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 5-500 में यहाँ पर आपको देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। इसमें आपसे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र के विषय में लिखिए। यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ बताना है, उसकी प्रकृति बताना है और उसके क्षेत्र के विषय में भी आपको यहाँ पर बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक अत्यंत गतिशील और जटिल विषय है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से इसके स्वरूप में व्यापक बदलाव आए हैं। वर्तमान में इसे केवल राज्यों के संबंधों तक सीमित न रखकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के व्यापक फलक पर देखा जाता है। सरल शब्दों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वह प्रक्रिया है जिसमें राष्ट्र अपने हितों की पूर्ति के लिए अन्य राष्ट्रों के साथ शक्ति के आधार पर संबंध स्थापित करते हैं। एक परिभाषा देख लेते हैं। हंस जे मोरगेथु के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है, यानी शक्ति के लिए संघर्ष ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। इसमें राष्ट्रों के बीच होने वाले विवाद, समझौते, युद्ध और शांति की स्थितियों का अध्ययन किया जाता है। इसका मुख्य केंद्र बिंदु शक्ति है। अब देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति कैसी होती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो प्रकृति होती है उसको हम लोग कई बिंदुओं में समझेंगे। इसमें पहला है शक्ति का केंद्र। यह मुख्य रूप से शक्ति के अर्जन, प्रदर्शन और प्रयोग के इर्द गिर्द घूमती है। यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो होती है वो मुख्य रूप से शक्ति के ही इर्द गिर्द घूमती हो, चाहे शक्ति का अर्जन करना हो, शक्ति का प्रदर्शन करना हो, शक्ति का प्रयोग करना हो। प्रत्येक देश अपने राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाना चाहता है। प्रकृति का जो दूसरा बिंदु है वो है निरंतर परिवर्तनशीलता। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति स्थिर नहीं है। आज के मित्र कल के शत्रु हो सकते हैं। यह बदलती वैश्विक परिस्थितियों के साथ खुद को ढालती रहती है, यानी हमेशा बदलती रहती है। अगला है हितों का टकराव। विभिन्न राष्ट्रों के बीच में हितों का टकराव होना स्वाभाविक है। इसी टकराव को सुलझाने या प्रबंधित करने की प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहलाती है। प्रकृति का जो अगला बिंदु है वो है तार्किक व्यवहार। यह माना जाता है कि राष्ट्र भावनाओं के बजाय तार्किक आधार पर अपने लाभ हानि को देख करके निर्णय लेते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र के बारे में देख लेते हैं। पहला जो क्षेत्र है वह है राष्ट्र राज्य का अध्ययन। इसका प्राथमिक विषय है राष्ट्र राज्य का अध्ययन करना। विभिन्न देशों की विदेश नीतियों और उनके आपसी व्यवहार का अध्ययन किया जाता है इसमें। यानी इसका जो पहला क्षेत्र है वो राष्ट्र राज्य का अध्ययन करना है। दूसरा क्षेत्र है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इसमें संयुक्त राष्ट्र, सार्क, यूरोपीय संघ, आसियान जैसे संगठनों की भूमिका का अध्ययन करना शामिल होता है। तीसरा क्षेत्र है शक्ति का अध्ययन। सैन्य शक्ति, आर्थिक शक्ति और अब सॉफ्ट पावर इसके क्षेत्र के मुख्य अंग बन गए हैं। यानी तीसरा जो क्षेत्र है वो है शक्ति का अध्ययन। चौथा क्षेत्र है वैश्विक समस्याएं। वर्तमान में पर्यावरण हो गया, पर्यावरण परिवर्तन हो गया, मानवाधिकार हो गया, आतंकवाद हो गया, वैश्विक व्यापार हो गया और महामारी जैसे विषय भी इसके अनिवार्य हिस्से बन गए हैं। अगला जो क्षेत्र है वो है युद्ध और शांति की कूटनीति, संघर्ष समाधान, निःशस्त्रीकरण और कूटनीतिक संधियों का अध्ययन इसके अंतर्गत प्रमुखता से किया जाता है। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आपको लिखना है कि आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र केवल राजनीतिक सीमाओं तक सीमित नहीं है। अब इसमें भू अर्थशास्त्र और तकनीकी प्रतिस्पर्धा भी जुड़ गई है। यह एक ऐसा विषय है जो यह समझने में मदद करता है कि विश्व व्यवस्था कैसे काम करती है और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व कैसे संभव है।
अब आगे बढ़ते हैं, अगला और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, विकासशील देशों पर इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। तो सबसे पहले आपको बताना है कि वैश्वीकरण होता क्या है, फिर विकासशील देशों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है इसके बारे में आपको बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि वैश्वीकरण का सरल अर्थ है विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं, संस्कृतियों और समाजों का एकीकरण। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूचना, वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और लोगों का प्रवाह बिना किसी बाधा के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। अब देख लेते हैं विकासशील देशों पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है। दो भागों में बांट करके इसका अध्ययन करेंगे, एक सकारात्मक प्रभाव है और दूसरा नकारात्मक प्रभाव है। पहले सकारात्मक प्रभाव को देख लेते हैं। पहला सकारात्मक प्रभाव है आर्थिक विकास। वैश्वीकरण के कारण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है, जिससे विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास को गति मिली है। दूसरा जो सकारात्मक प्रभाव है वो है तकनीकी प्रगति। विकसित देशों से आधुनिक तकनीकी का हस्तांतरण हुआ है, जिससे उत्पादन क्षमता बढ़ी है और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति आई है। तीसरा जो सकारात्मक प्रभाव है वो है उपभोक्ताओं को लाभ। वैश्विक प्रतिस्पर्धा के कारण बाजार में वस्तुओं के अनेक विकल्प उपलब्ध हुए हैं और उनकी गुणवत्ता में सुधार के साथ साथ कीमतों में भी कमी आई है। अगला है रोजगार के अवसर। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने से सेवा क्षेत्र में लाखों युवाओं को रोजगार मिला है। ये सकारात्मक प्रभाव थे। अब देख लेते हैं कि इसका नकारात्मक प्रभाव क्या है। पहला नकारात्मक प्रभाव है असमान आर्थिक वितरण। वैश्वीकरण का लाभ समाज के सभी वर्गों तक समान रूप से नहीं पहुंचता है। अमीर और गरीब के बीच की खाई अधिक चौड़ी हो गई है, यानी अमीर अमीर होता चला जा रहा है और गरीब अधिक गरीब होता चला जा रहा है। दूसरा नकारात्मक प्रभाव है स्थानीय उद्योगों को नुकसान। बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सामने विकासशील देशों के छोटे और लघु उद्योग टिक नहीं पाते, जिससे कई स्थानीय इकाइयां बंद हो गई हैं। अगला देख लेते हैं। अगला जो नकारात्मक प्रभाव है वह है सांस्कृतिक क्षरण। पश्चिमी संस्कृति के अंधानुकरण के कारण स्थानीय भाषाओं, खान पान और पारंपरिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। इसे अक्सर सांस्कृतिक साम्राज्यवाद भी कहा जाता है। अगला जो नकारात्मक प्रभाव है वो है कृषि पर प्रभाव। विकसित देशों द्वारा अपनी कृषि पर दी जाने वाली भारी सब्सिडी के कारण विकासशील देशों के किसान वैश्विक बाजार में पिछड़ जाते हैं। अगला जो नकारात्मक प्रभाव है वो है मस्तिष्क पलायन, जिसको ब्रेन ड्रेन कहा जाता है। विकासशील देशों के कुशल पेशेवर जैसे डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, बेहतर अवसरों की तलाश में विकसित देशों की ओर पलायन कर जाते हैं, जिससे उनके गृह देश को नुकसान होता है। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आपको लिखना है कि विकासशील देशों के लिए वैश्वीकरण एक दोधारी तलवार की तरह है। जहां इसने विकास के नए द्वार खोले हैं, वहीं कुछ नई चुनौतियां भी पेश की हैं। इन देशों को ऐसी नीतियां अपनानी चाहिए जिससे वे अपनी संप्रभुता और स्थानीय हितों की रक्षा करते हुए वैश्विक अवसरों का सर्वोत्तम लाभ उठा सकें। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। इतना लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।